हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। यहाँ पर हमने C++ का एक कोर्स शुरू किया था और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस को आगे बना नहीं पा रहा था और हमने हमारी लास्ट वीडियो में VS कोड को इंस्टॉल करके देखा था और हमने उसका इन्वायरमेंट सेट किया था और फिर हमने एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था जो हमारा फर्स्ट और सबसे फंडामेंटल प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें हमने सी आउट करके कोई भी सेंटेंस हम उसमें प्रिंट करा सकते हैं। वो चीज़ हमने देखी थी और आज हम यहाँ पर अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने दो फाइल्स पहले से ही बना ली है। एक सी प्लस प्लस सोर्स फाइल है जिसमें मैं कोड के थ्रू आपको समझाऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें उस बेसिक स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स को मैंने कवर किया है और मैं आपको अच्छे से वो चीज़ें समझाऊंगा। और अभी के लिए अपने सी प्लस प्लस कोर्स के फोल्डर में हम ओपन विद कोड करेंगे राइट क्लिक कर कर, और यहाँ पर हमारा VS कोड खुल जाएगा इस फोल्डर के लिए और हमारी ये फाइल्स खुली हुई है। यहाँ पर आप नई फाइल बना सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नेमिंग इस हिसाब से की है ताकि ये एक ऑर्डर में रहे और हम अपने कोर्स के सारे कोड्स को मेंटेन कर पाए। और आप भी यहाँ पर जब कोड्स और जितने भी नोट्स बनाओगे तो उन्हें मेंटेन करने के हिसाब से ही बनाना, ताकि बाद में जब आप वापस आओ तो ये सारी चीजें एक ऑर्डर में आपको मिल जाए और आप समझ पाओ कि कहाँ आपने क्या लिखा था। तो यहाँ पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को देखकर आप डर सकते हो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और हमने हमारी लास्ट वीडियो में एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने बस कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा था। हमने इंक्लूड किया था iostream फाइल को यूजिंग नेम स्पेस std करके। हमने मेन फंक्शन में बस सी आउट को बुला के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया था। और यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है और हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं। तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करनी है जिसे हम स्केलेटन ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जितने भी सेक्शन है उन सब के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है और ये सब हम अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है। और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या बोलता है, इट जनरली इंक्लूड्स सेट ऑफ कमेंट्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम रिटन, लाइक नेम ऑफ अ प्रोग्राम, यूटिलिटी ऑफ प्रोग्राम, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, ऑथर का नाम, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट द प्रोग्रामर विश टू पुट फॉर द रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, हर एक प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, कभी भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिखने जाओगे ना तो उसके पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बनाना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स ये बनाते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बताते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का सीपीपी प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं, दिस इज द लेक्चर फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सीपीपी प्रोग्राम। मैंने एक बेसिक इंट्रो लिख दिया और उसके बाद मैंने लिखा दिस प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय, आप अपना नाम लिख सकते हो, लास्ट डेट अपडेटेड। इसका मतलब ये है कि आपने कब इस चीज को अपडेट किया। आपने एक बार प्रोग्राम तो लिख दिया बट उसमें नई नई चीजें आप डालते गए, तो आप अपडेशन के भी डेट्स को डाल सकते हो। और डेट क्रिएटेड मतलब जिस दिन आपने इनिशियली ये प्रोग्राम लिखना शुरू किया था, और आप कॉपीराइट भी डाल सकते हो। तो यही हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। और यार ये जो ग्रीन कलर में आया हुआ है, ये जितना भी ग्रीन कलर में है, इसे हम एक कमेंट बोलते हैं और कमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको डीपली अभी समझने की जरूरत नहीं है, मैं एक ऊपर ऊपर से आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाना चाहता हूँ जो हम एक प्रोग्राम में लिखते हैं। तो सबसे पहले कमेंट्स के थ्रू हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को बना देते हैं। उसके बाद हम जनरली हमारा लिंकिंग सेक्शन को रखते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। लिंकिंग सेक्शन में क्या होता है, लिंकिंग सेक्शन में हम बताते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइल्स इंक्लूड करनी है। ये जो हमारी iostream, iomanip, string, vector, ये जो भी है ये सारी फाइल्स है और ये हमारी C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स है। इसका मतलब क्या कि किसी ने एक कोड पहले से ही लिख के रख दिया है। मान लो iostream नाम की एक फाइल है, उसमें आपने एक कोड लिख के रख दिया है और उसे आप इंक्लूड करा रहे हो अपने इस प्रोग्राम में, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम में। तो इसका जो भी कोड है आप यहाँ पर नीचे यूज कर सकते हो। इसीलिए हम लिंकिंग का काम करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। और ये जो है लिंकिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजिंग नेम स्पेस std भी लिंकिंग सेक्शन का पार्ट होता है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको पढ़ाई जाएंगी। और अभी बस आप इतना समझो कि हम लिंक करते हैं, मतलब कहीं और से एक कोड को लेके आते हैं और अपने प्रोग्राम में डाल देते हैं।
तो हम लिंकिंग सेक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लिंक सेक्शन इज वेयर हेडर फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम आर इंक्लूडेड। मतलब लिंक सेक्शन में हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड होती है। ये सारी जो है ये हेडर फाइल्स है, ये इंक्लूड हो रही है क्योंकि इनका हमें काम होगा अपने प्रोग्राम में। मतलब कोई ऐसा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो हम यहाँ पर इस चीज को लिंक कर देते हैं और हमें हैश इंक्लूड करके और फिर एंगुलर ब्रैकेट्स में डाल के इस फाइल को इंक्लूड करना होता है। ये हमारा सिंटैक्स होता है। और आगे यहाँ पर हेडर फाइल कंसिस्ट ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप्स ऑन एंड ऑन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दीज फाइल्स आर प्लेस्ड ऑन द फाइल बाय द प्री प्रोसेसर। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है क्योंकि हम प्री प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। लिंकिंग सेक्शन के लिए एक अलग हमारे लिए टॉपिक होगा जहां हम प्री प्रोसेसर्स को पढ़ रहे होंगे और ये सारी चीजें जितने भी ये फाइल्स हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इसके अंदर हमारा क्या क्या कोड होता है वो भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं। दे मे बी प्री डिफाइंड लाइक IO स्ट्रीम, स्ट्रिंग, सी मैथ एक्सेट्रा और यूजर डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी फाइल्स होती है ये प्री डिफाइंड, मतलब ये जो IO स्ट्रीम है ये हमने तो लिखा नहीं, ये फाइल किसी और ने लिखी हुई है और उस फाइल को हम उठा के बस ला रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी ये प्री डिफाइंड भी हो सकती है, मतलब पहले से लिखी हुई, या फिर ये यूजर डिफाइंड भी हो सकती है, मतलब हम अपनी भी एक फाइल बना सकते हैं और उसे फिर अपनी किसी दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं। और हैश इंक्लूड टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इनटू आवर प्रोग्राम। ये बात तो मैंने बताई दी है कि हैश इंक्लूड को यूज करके हम बताते हैं अपने कंपाइलर को कि यार ये जो हमारी हेडर फाइल है इसे इंक्लूड कर दो हमारे प्रोग्राम में। तो ये हमारा लिंकिंग सेक्शन का काम होता है। आई होप आपको समझ आया हो कि हम लिंक क्यों करते हैं। और अब हम अपने थर्ड सेक्शन जो हमारा डेफिनेशन प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जैसे हैश इंक्लूड है वैसे ही हैश डिफाइन होता है। हैश डिफाइन मतलब ये क्या करता है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर द हैश डिफाइन कमांड इज यूज्ड टू मेक सब्स्टिट्यूशंस थ्रू आउट द फाइल इन विच इट इज लोकेटेड। इसका मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स हैश डिफाइन कॉजेज द कंपाइलर टू गो थ्रू द फाइल रिप्लेसिंग एवरी अकरेंस ऑफ द मैक्रो नेम विद द कांस्टेंट लिटरल। मतलब ये हमारा हैश डिफाइन क्या करता है, हमारे कंपाइलर को क्या बोलेगा, ये जो हमारा मैक्रो नेम है, मतलब यहाँ ये लाइन आप देखो यार, हैश डिफाइन पाई 3.14। इसका मतलब ये है कि हमारे यार प्रोग्राम में जाओ, ये कंपाइलर को बोलेगा कि प्रोग्राम में जाओ और जहां भी आपको पाई दिखे वहां आप 3.14 कर दो। और ऐसे ही स्क्वायर का होता है कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो आप a इंटू ए वहां पर रिप्लेस कर दो। तो ये हमारा डेफिनेशन प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स का काम होता है। और हैश डिफाइन के लिए भी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे इन चीजों को हम यूज करते हैं और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर इतना काफी है हैश डिफाइन के लिए। और हम अपने फोर्थ सेक्शन पे चलते हैं जो हमारा क्लास डेफिनेशन सेक्शन होता है। और ये आप देखो, ये आपकी पूरी एक क्लास है। क्लास के बारे में आप अभी नहीं जानते और ये सब भी हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बट मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा कि ये जो क्लास डेफिनेशन सेक्शन होता है इसमें हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं। और ये जो क्लासेस होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। हमने इस टर्म के बारे में पहले भी बात की थी अपने इस कोर्स में, और हमने बात की थी कि ये जो C++ लैंग्वेज होती है यार, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करती है। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग तो हम पढ़ेंगे ही, और जब हम क्लासेस को पढ़ लेंगे ना तब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना समझो कि क्लास डेफिनेशन सेक्शन जो होता है उसमें हम क्लास डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, उसकी एक आईडी है, उसका एक सेक्शन है, उसका एक नाम है। तो ऐसे ही हमारी क्लासेस होती हैं और क्लासेस के बारे में हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, हम ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का ग्लोबल वेरिएबल बनाया जिसकी हमने वैल्यू रख दी 420। और ये सब हम देखेंगे यार कि हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ये इंट हमने क्यों लिखा है, ये जितनी भी चीजें हैं अभी आपको लग रहा होगा कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पर इंट क्यों लिखा, फिर हमने ग्लोबल वेरिएबल लिखा, इक्वल्स 420 किया, ये इन सब का मतलब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पर आप देखो इतने सारे सेक्शन होते हैं, इन सब को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में और ये सारी चीजें हम अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं।
तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड अंडर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो यहाँ पर यार हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ही है, और ये सब चीजें भी हम देखेंगे ही। ग्लोबल वेरिएबल्स हेल्प प्रोग्रामर्स टू मेक अ सिंगल वेरिएबल फॉर ऑल फंक्शंस इन द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि यार आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया तो हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी उसे यूज कर सकते हैं। और अभी हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं जो हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हम फंक्शंस बनाते हैं। जैसे सम एक फंक्शन है, सम फंक्शन क्या करेगा, दो इंटीजर लेगा और बोलेगा रिटर्न कर दो a प्लस बी को, मतलब दोनों इंटीजर्स को ऐड करके भेज दो। ये सारी चीजें बनाते कैसे हैं ये भी हम देखेंगे। फंक्शंस का एक अलग से हमारे लिए सेक्शन होगा जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, जैसे एक ग्रीट फंक्शन हो गया, ये क्या बोलेगा, आप सी आउट करो। सी आउट तो आप जानते हो यार कि आपका कंसोल में ये चीज प्रिंट हो जाती है, हेलो एवरीवन आई एम इन ग्रीट फंक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये चीज आपको पता है कि प्रिंट हो जाएगी जब भी ग्रीट फंक्शन आएगा। उसके बाद क्या आता है, डिफाइंड फंक्शन। एक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और ये जो फंक्शन है इसको हम बाद में लिख सकते हैं कि इस फंक्शन में होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया कि यार डिफाइंड फंक्शन नाम का एक फंक्शन है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और बाद में हम यहाँ पर बता देते हैं कि डिफाइंड फंक्शन में होता क्या है। दो इंटीजर लेता है और ये सम कर देता है दोनों इंटीजर का, और उसे फिर प्रिंट करा देता है। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन था। और फिर यार हमारा 7th सेक्शन आता है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ऑल द इंपॉर्टेंट यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन एंड फंक्शंस हेल्प इन कोड रीयूजेबिलिटी एंड इंक्रीज रीडेबिलिटी। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, हम देखेंगे कि कैसे कोड रीयूजेबिलिटी होती है हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन से, और कैसे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ती है, और कैसे हमारे प्रोग्राम्स बेटर हो जाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब जो फंक्शंस हमने खुद बनाए हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यार ग्रीट करो, और ग्रीट में मैं बोल रहा हूँ हेलो एवरीवन कर दो, आई एम ग्रीट फंक्शन कर दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो कर दो। यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता था, और अपने हिसाब से इस फंक्शन में कुछ भी लिख सकता था जो हमारा कंपाइलर समझ पाए। तो ये हमारा फंक्शन का हो गया। उसके बाद 7th सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये होता है हमारा मेन फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें क्या होता है, मेन फंक्शन विच इज द मैंडेटरी फंक्शंस इन द सीपीपी प्रोग्राम इज डिफाइंड हियर। मतलब ये जो मेन फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा मैंडेटरी है। मतलब आप यहाँ पर देखो यार, ये हेलो वर्ल्ड था हमारा, इसमें हमने ये सारे सेक्शंस तो नहीं बनाए। यहाँ पे हमने कोई, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ नहीं लिखा हमने। देखो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के बाद हमारा सीधा मेन फंक्शन था। तो ये बीच के जितने भी सेक्शंस है ये सब ऑप्शनल होते हैं, आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो। लेकिन जो हमारा ये मेन फंक्शन होता है, ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये मैंडेटरी होता है। मतलब एक प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें मेन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा, और ये मेन फंक्शन में ही हम सारे अपने जितने भी काम होते हैं वो कराते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे धीरे धीरे। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन एंड एंड इन मेन फंक्शन। ये चीज भी आपको समझनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ये चीजें आप नोट कर लो। मैं तो कहूंगा कि मेन फंक्शन मैंडेटरी फंक्शन होता है, और जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो हमारा मेन फंक्शन से ही शुरू होता है और मेन फंक्शन में ही खत्म होता है। इसीलिए तो इसका नाम मेन फंक्शन है, क्योंकि ये मेन होता है। और देखो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होता है। जैसे जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये हमारा पूरा बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। इस बड़े प्रोग्राम को जब भी हम रन करते हैं तो हमेशा ये मेन फंक्शन से रीड करना शुरू करता है। मतलब कंपाइलर हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन से ही ये एग्जीक्यूशन शुरू करता है। मतलब सबसे पहले ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम मेन फंक्शन। उसके बाद ग्रीट फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ग्रीट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ तो ये सी आउट कर देगा, हेलो एवरीवन आई एम ग्रीट फंक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उसके बाद ये सम फंक्शन को बुलाएगा और 2 और 3 का सम करके सी में सेव कर देगा, और सी आउट हम सी करेंगे तो ये जो 2 + 3 है वो यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखो यार, सी आउट एक और स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 इज, आपको पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। और पाई जो है उसकी वैल्यू 3.14 होती है। और हमने देखा था यार कि ये जो हमारा डेफिनेशन प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स होती है ये क्या करती है, पाई जहां पे भी दिखेगा वहां 3.14 कर देगा। तो यहाँ पर ये 3.14 अपने आप कर देगा, उसको 5 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
और वो चीज़ भी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये डिफाइंड फंक्शन जो है, ये देखो यहाँ पर जो हमने लिखा था वो कॉल होगा, और कॉल होने के बाद ये यहाँ पर जाएगा, बोलेगा सम a प्लस बी कर दो। यहाँ हमने a और b की वैल्यू 3 और 4 दी है, तो क्या होगा यहाँ पे सम जब सी आउट हम करते हैं तो हमारा कंसोल में प्रिंट होता है, और सम में क्या है 3 + 4 है मतलब 7 है, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। तो और यहीं पे जब रिटर्न 0 ये देखता है तो हमारा प्रोग्राम एंड भी कर देता है। रिटर्न 0 यार आप लिख लो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिटर्न 0 का मतलब होता है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सक्सेसफुली मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हमारा मेन फंक्शन मैंडेटरी होता है और यहीं से हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू होता है। जैसे अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके भी दिखाऊंगा और आप देखोगे कि सबसे पहले मेन फंक्शन प्रिंट होगा, और यहाँ पर जिस तरीके से मैं चीजें प्रिंट कराऊंगा वैसे ही प्रिंट होगी, और यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म भी हो जाता है। रिटर्न 0 देखते ही हमारा कंपाइलर बोलेगा कि यार प्रोग्राम खत्म हो चुका है। यहाँ प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ये मेन फंक्शन का सिग्निफिकेंस होता है। उसके बाद हमारा फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन होता है, मतलब जो फंक्शन हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए थे, मतलब बनाए थे, इसका मतलब क्या है कि हमने एक नाम दे के छोड़ दिया फंक्शन को, लेकिन उसका काम क्या है हमने नहीं बताया। तो काम हम नीचे बता सकते हैं और नाम हमने ऊपर दे ही रखा था, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे। ये सारी चीजें यार हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बस ऊपर ऊपर से आपको बता दिया, और यहाँ पर आप देख लो, पढ़ भी सकते हो। ऑल द फंक्शन विच वर डिक्लेयर्ड इन द डिक्लेरेशन सेक्शन आर डिफाइंड हियर एंड द कोड फॉर द रिस्पेक्टिव फंक्शंस आर रिटन। मतलब वो हमने बोल तो दिया था कि यार एक डिफाइंड फंक्शन नाम का एक फंक्शन है, लेकिन उसका काम क्या है हमने नीचे बताया है, तो ये नीचे हम बता सकते हैं। और यही होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक C++ प्रोग्राम का, और यही मैं आपको समझाना चाहता था। ये जितने भी सेक्शंस हैं यार, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। यहाँ से बस आप इतना लेके जाओ कि ये जो आपको चीज़ें हैं अभी समझ नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको कुछ दिन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, और आप बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली लिख भी लोगे। ये कोड आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा मेन फंक्शन होता है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप रन कोड करोगे तो आपका यहाँ टर्मिनल में रन हो जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने सारा आपको बताया कि कैसे आप टर्मिनल में रन करा सकते हो। और देखो ये चीज वैसे ही हुई, हमारा प्रोग्राम जब रन हुआ तो सबसे पहले प्रिंट हुआ आई एम मेन फंक्शन, जैसे कि हमारा ये मेन फंक्शन में था, क्योंकि यहीं से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। उसके बाद इसने क्या बोला, हेलो एवरीवन, आई एम इन ग्रीट फंक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्योंकि हमने ग्रीट फंक्शन को बुला दिया और बोला, और ग्रीट फंक्शन में जाके जो भी काम है वो पूरा करवाओ, और ग्रीट फंक्शन में इसने यही बोला है कि यार सी आउट कर दो, मतलब कंसोल में आउटपुट कर दो, प्रिंट कर दो हेलो एवरीवन, तो वही चीज प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने यहाँ देखो क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर सम को बुलाया और उसके बाद सी में उस चीज को सेव कराया, मतलब 2 + 3 करके हमने 5 सी में डाल दिया और सी प्रिंट कराया, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला, एरिया ऑफ सर्कल, ये चीजें तो मैंने आपको समझाई थी, और वही हुआ है यहाँ पर। एरिया ऑफ सर्कल रेडियस 78.5 आ गया। आप यहाँ पर यार कैलकुलेट करके देख सकते हो, 3.14 × 5 × 5 हुआ है। और उसके बाद डिफाइंड फंक्शन को हमने बुलाया। आपको पता है कि डिफाइंड फंक्शन में जो भी हम नंबर दे रहे हैं ये दोनों ऐड होके प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने सम में डाल के इसे सी आउट कर दिया, तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया। और यहाँ पर देखो फिर हमारा प्रोग्राम अब खत्म भी हो चुका है। और ऐसे ही ये हमारा VS कोड में चलता है। और मेन फंक्शन के बारे में आपको समझ आया कि वो मैंडेटरी होता है और वहीं से हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो आई होप आपको अभी जो चीज़ें मैंने बताई हो वो थोड़ी बहुत समझ आई हो, और ये जो जितने अलग अलग सेक्शंस हैं उनके बारे में पता चला हो। तो अभी हम आगे यार ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर, मतलब हम VS कोड के बिना ये सारी चीज़ें भी चला सकते हैं। और हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और फिर यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑनलाइन GDB। ऑनलाइन GDB आप टाइप करोगे तो आपका www.onlinegdb.com आएगा। ये GDB ऑनलाइन डीबगर, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ से ये सेक्शन मिनिमाइज करो और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो।
जैसा हमारा VS कोड में था वैसा ही है कुछ, बस जो यहाँ पर कलर थीम है वो थोड़ी सी चेंज्ड है, लेकिन यहाँ पर वैसे ही सब कुछ है। और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, C++, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। यहाँ पर देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस ये प्रोवाइड करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप ये कोड लिख सकते हो। मैं C++ चूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमने कोड पहले देखा था, जो हमने अपना बेसिक प्रोग्राम देखा हुआ है, हैश इंक्लूड करते हैं हम, मतलब इंक्लूड करेंगे IOStream नाम की फाइल को, और हम क्या बोलेंगे कि यूजिंग नेम स्पेस std कर दो, और उसके बाद क्या करो, मेन फंक्शन बना दो। मेन फंक्शन आपको पता है कि यार मैंडेटरी होता है, और ये सिंटैक्स देख लो, ऐसे ही मेन फंक्शन बनाया जाता है। इंट मेन करके ये ब्रैकेट्स लगा के आप मेन फंक्शन को शुरू करोगे। उसके बाद आप सी आउट कर सकते हो, मतलब कुछ लिखवा सकते हो, और कोटेशंस के अंदर जो भी आपको लिखवाना है वो लिखो। हेलो वर्ल्ड हम कर देंगे, हेलो वर्ल्ड करके यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप रिटर्न 0 कर दो। रिटर्न 0 मतलब यार हो गया, अब मेरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मतलब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो कंपाइलर आएगा, सबसे पहले मेन फंक्शन में घुसेगा और बोलेगा पहला स्टेटमेंट क्या है, मतलब सी आउट है तो सी आउट कर दो, मतलब कंसोल में प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट देखेगा, सेकंड स्टेटमेंट देखेगा रिटर्न 0, मतलब यार हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो बस ये एक लाइन प्रिंट करके खत्म कर देगा। और यहाँ पे बहुत इजी है यार, इस चीज को रन कराओ तो आपको ये प्रोग्राम कंपाइल करके दे देगा। अगर गलतियां होंगी तो गलतियां बता देगा, और अगर कोई भी गलती नहीं हुई तो आपका यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मान लो यहाँ रिटर्न की जगह मैं रिटर्न छोड़ दूं, मतलब मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो मतलब यहाँ पर एक एरर है। तो अब इसे मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा है, मेन CPP, मतलब ये लाइन भी बता रहा है। देखो 5th लाइन में हमारा क्या है, 5th लाइन ऑफ कोड में हमारा एरर है, रिटर्न इज वाज नॉट डिफाइंड इन द स्कोप। मतलब यहाँ पर रिटर्न का मतलब पता ही नहीं है हमारे कंपाइलर को, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा और उसके बाद फिर से इसे रन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, एरर हट चुका है। और ऐसे आप यहाँ पर ऑनलाइन यार सारा काम कर सकते हो, कोई भी कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं भी इस चीज को बहुत यूज करता हूँ, जब भी मुझे कोई छोटा सा कोड टेस्ट करना होता है तो मैं यहीं पे टाइप करके उसे टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि VS कोड में हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। और अगर यार आप VS कोड इंस्टॉल नहीं भी कर पाए हो और आपका नहीं चल पा रहा VS कोड में, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो यहाँ ऑनलाइन GDB से। यहाँ पर सारे कोड अपने लिख सकते हो और सारा एग्जीक्यूशन कराकर चेक कर सकते हो। और अगर यार किसी लिमिटेशन की वजह से आप फोन में वीडियोस देख रहे हो और फोन में ही इस कोड को चेक करना चाहते हो, तो फोन में भी ये वेबसाइट खुल जाएगी और फोन में भी ये चीजें टाइप करके आप प्रोग्राम को रन करा सकते हो। बट मैं वो चीज रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोडिंग आपको लैपटॉप या फिर PC में ही करनी चाहिए। और आपको एक और चीज करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो codes.sobism आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो और मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इस चैनल पे मैं कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ यार, कोडिंग रिलेटेड वीडियोस। और कोडिंग आपको सीखनी है तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। और यहाँ पर अपना C++ की प्लेलिस्ट को भी जाके देख सकते हो, इसमें मैं वीडियोस ऐड करता रहूंगा और आपको मैं पूरी C++ सिखा दूंगा। और पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये कोर्स मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और एक ऑर्डर में मैं सब कुछ C++ में आपको पढ़ाऊंगा। तो गाइस कमिंग वीडियोस में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक सिंटैक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या क्या है ये चीजें, हम क्यों लिख रहे हैं, क्या है इनका मतलब, और कैसे हमारा कंपाइलर जाके इन चीजों को समझता है। तो ये सब चीजें जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।